कंप्यूटर। सो स्प्रिंग बूट रेस्ट की जब बात करेंगे हम, तो हम स्प्रिंग बूट रेस्ट में वेब सर्विसेज बनाना हमें सीखना है, रेस्ट एपीआई बनाना सीखना है। रेस्ट एपीआई से आपका क्या डेवलप होता है, वेब सर्विसेज डेवलप होता है। भैया जब हम बात करते हैं वेब सर्विसेज में, तो देखिए वेब सर्विसेज का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोसेस बनाइए, एक ऐसा मेथोडोलॉजी, एक ऐसा मेथड बनाइए, एक ऐसा तरीका बनाइए जिसकी मदद से आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन है तो किसी और एप्लीकेशन जो किसी और सर्वर पे चल रहा है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए। अगर आप एग्जांपल ले ले पेटीएम, गूगल पे, सब क्या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, तो वेब सर्विसेज का जो मेन यूज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बिल्ड करने में होता है, बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो आपके पास फ्लिपकार्ट है, आप उसमें से पेमेंट करते हैं, तो जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट करने का ऐप, फोन पे, गूगल पे या कोई भी पेमेंट, पेटीएम, ये सब अपना थर्ड पार्टी कहीं और सर्वर पे रन कर रहा है, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट उस पेमेंट ऐप तक बात कर रहा है, उस पेमेंट ऐप से बातें कर रहा है। पर ये कैसे पॉसिबल है? बिना वेब सर्विस के ये पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में भैया। अब आपको वेब सर्विस बनाना पड़ेगा। तो जब एक सर्वर पर चलने वाला एक ऐप किसी और सर्वर के चलने वाले ऐप से कम्युनिकेट करना चाहे, लिंक बनाना चाहे, इंटीग्रेट करना चाहे, तो आपको डायरेक्ट वो बातें कर नहीं सकता। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेब सर्विसेज। अब जब आप वेब सर्विसेज की बात करें तो एक एग्जांपल ले लीजिए। ये जो एग्जांपल हमने दिया, वेब सर्विसेज जो बनता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है आपका, वो किस प्रकार से काम करेगा? एचटीटीपी प्रोटोकॉल तो अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रकार से काम करेगा। अब जब मान लीजिए कि ये एक ऐप जो है वो पाइथन में लिखा हुआ है, एक ऐप आपका जावा में लिखा हुआ है, दोनों डायरेक्टली बात कर नहीं सकता है। तो इनको बात कराने के लिए आपस में कुछ सेम टाइप का डेटा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट कुछ अलग होगा, इसका ऑब्जेक्ट कुछ अलग होगा, तो हमें अलग डेटा देना पड़ता है, राइट? जब आप अलग डेटा देते हो जब आप अलग डेटा इसमें दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अलग टाइप में कुछ कॉमन ऐसा डेटा आपको रखना होगा, ऐसा डेटा जो दोनों समझ सके। मतलब आपका एप्लीकेशन फर्स्ट वाला भी समझ सके और सेकंड वाला भी समझ सके, राइट? मतलब एक ऐप भी समझ सके, सेकंड ऐप भी समझ सके। तो इसमें हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को, जो ये इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों को एक्सएमएल या जेसॉन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल डाटा फॉर्मेट। ठीक है, ग्लोबल डाटा फॉर्मेट कहने का ये मतलब होता है कि ग्लोबली वो अवेलेबल है, मतलब कि उसको उसको जेनेरिक वो जेनेरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा उसको रीड राइट कराया जा सकता है, जे एक्सएमएल जेएसओन डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसको यूज करा जा सकता है। ठीक है। तो अब भैया एचटीटीपी प्रोटोकॉल में दो चीजें होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिस्पांस। एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट में हेड होता है और बॉडी पार्ट होता है। हेड के अंदर आपका इनिशियल लाइन होता है जिसमें मेथड यूआरएल वर्जन होते हैं, और सेम रिस्पांस में भी वर्जन, इसमें हेड और बॉडी होता है। हेड के अंदर आपका वर्जन, स्टेटस कोड और मैसेज होता है, जिसमें वर्जन आपका ये बताता है कौन सा वर्जन आपका एचटीटीपी का आ रहा है, यहाँ से कौन सा वर्जन एचटीटीपी का जा रहा है। और अगर आप मेथड की बात करें, अगर रिक्वेस्ट में बात करें, तो क्या मेथड हम चला रहे हैं, कौन सा यूआरएल पाथ है, राइट? हेडर में आपका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, कुछ हेडर पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी में कुछ डाटा होता है। तो अगर रिस्पॉन्स से कुछ डाटा आ रहा है तो इस डाटा यहाँ आ जाएगा बॉडी में, अगर यहाँ से भेज रहे हैं तो कुछ डाटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है। बाकी मेथड का यूज हमने आपको आई थिंक बताया ही है। एचटीटीपी स्टेटस कोड वन का, अगर वन से रिलेटेड आए कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, 201, ठीक है, 200, ये सब क्या है, सक्सेस का डिनोट करता है। थ्री रिडायरेक्ट डिनोट करता है, मतलब एक एपीआई से दूसरे एपीआई, दूसरे एंड पॉइंट को रिडायरेक्ट करा जा रहा है कहीं और। ठीक है, क्लाइंट साइड एरर आपका 400 से डिनोट होता है, 500 से आपका सर्वर साइड एरर डिनोट होता है। ठीक है। बाकी इस प्रकार से जब आप देखें तो वेब सर्विस को बनाने के लिए आपका दो चीजें हैं फिलहाल में, एक एसओए, जो आउट मतलब ऑलमोस्ट ये लीगेसी कोड में आपको मिलेगा, पुराने कोड में मिलेगा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और कंज्यूमर प्रोवाइडर फ्रंट कंट्रोलर। ओके, और मुझे एक मिनट का टाइम दें, मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, हाँ, तो मैं कहा था यहाँ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और आपके पास है कंज्यूमर प्रोवाइडर विथ फ्रंट कंट्रोलर आर्किटेक्चर। ये दो अलग अलग आपके कोडिंग स्टाइल आर्किटेक्चर हैं या डिजाइन पैटर्न्स हैं। ठीक है, ये आपके पास डिजाइन पैटर्न है। एंड अब इसी का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। जो एसओए का इम्प्लीमेंटेशन है वो सोप हो गया, और जो सीपीएफसी का इम्प्लीमेंटेशन है वही रेस्ट हो गया। ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर बोल रहे हैं। ठीक है, तो एसओए में आपका तीन कंपोनेंट होता है, सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर। कंज्यूमर हमेशा प्रोवाइडर का यूज करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैनेज करने के लिए अपना, ठीक है, कनेक्शन बना करके, और ये डायरेक्ट इसको यूज कर नहीं पाएगा, तो ये जाएगा सर्विस कंज्यूमर जो है, ये डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, तो सर्विस कंज्यूमर जाएगा सर्विस रजिस्ट्री के पास, बोलेगा क्या तुम्हारे पास सर्विस प्रोवाइडर का कोड पड़ा हुआ है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो सर्विस प्रोवाइडर का जो कोड है उसको स्केलेटन बोल रहे हैं, मान लीजिए जावा में लिखा हुआ है। अब इसको सर्विस रजिस्ट्री तक पहुंचाना है, सबसे पहले इसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हाँ भैया हमारे पास कोड पड़ा हुआ है, सर्विस रजिस्ट्री में एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का कोड पड़ा हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पब्लिश करना। ठीक है, पब्लिश पब्लिश। जब ये पब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे कोड आ गया एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, सर्विस कंज्यूमर क्या करेगा, इस सर्विस रजिस्ट्री से एक्सएमएल डॉक्यूमेंट देखेगा, जैसे ही मिलेगा इसको, इस प्रोसेस को फाइंड कहते हैं। जैसे ही मिलेगा तो अपना कुछ ना कुछ कोड जनरेट करेगा, लेट से पाइथन डॉट नेट या कोई भी लैंग्वेज में ये कोड जनरेट कर रहा है। जो आपका सर्विस कंज्यूमर है वो उसको कुछ क्लासेस जनरेट कर रहा है जिसको स्टब्स बोल रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर के कोड को स्केलेटन बोलेंगे, इस सर्विस कंज्यूमर के कोड को जो जनरेट होगा यहाँ से आफ्टर द फाइंड प्रोसेस को स्टब्स बोलेंगे। इस स्टब्स के बनने के बाद आपका सोप रिक्वेस्ट क्रिएट होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट हिट होगा सर्विस प्रोवाइडर तक एक्सएमएल फॉर्मेट में, सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट में। ध्यान रखेंगे, सोप सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल को यूज करता है और कुछ सपोर्ट नहीं करता है। इस प्रोसेस को बाइंड बोलते हैं। जब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला काम होगा, इधर सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्स देगा, फिर सोप बिस एक्सएमएल रिस्पॉन्स देगा। अगर ये जावा का कोड है तो जावा का कोड एक्सएमएल में देना होगा, तो जावा के ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एक्सएमएल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको मार्सलिंग बोलते हैं। अगर एक्सएमएल के कोड को जब रिक्वेस्ट इधर से आप देंगे तो एक्सएमएल डाटा यहाँ रिक्वेस्ट में देंगे, और ये जावा के कोड, जावा के ऑब्जेक्ट में आपका बदलेगा। वो एक्सएमएल का ऑब्जेक्ट आपका, एक्सएमएल का डेटा आपका, तो उसको अनमार्सलिंग बोलते हैं। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन का। जब ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है एक चीज से दूसरे जगह पे जाके जाने के बाद ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए, मार्सलिंग एंड अनमार्सलिंग करने के लिए, जावा आर्किटेक्चर फॉर एक्सएमएल बाइंडिंग जैक्स भी करके एक एपीआई होती है, उसका यूज करना पड़ता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जब आप बात करते हैं सीपीएफसी की, कंज्यूमर प्रोवाइडर विद फ्रंट कंट्रोलर की, तो इसमें एक सर्वर है, एक और सर्वर है जहां पर एक एक एप्लीकेशन रन कर रहा है। मान लीजिए प्रोवाइडर ऐप है, एक कंज्यूमर ऐप है। तो अब जब भी प्रोवाइडर ऐप कुछ प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ये यूज करना चाहेगा कंज्यूमर ऐप, कंज्यूमर ऐप आराम से लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, डाउ लेयर, एवरीथिंग इज रिटन हियर। प्रेजेंटेशन लेयर में भी अपना सब कुछ लिखा हुआ है, डाउ वगैरह सब कुछ आराम से मस्त एकदम आराम से ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है जी। अब होगा क्या यहाँ पे, कंज्यूमर प्रोवाइडर विथ फ्रंट कंट्रोलर एक डिजाइन पैटर्न है जो अगेन इस आपके कंज्यूमर के ऐप को प्रोवाइडर के ऐप से लिंक करवाएगा। अब ये लिंक करवाने के लिए भी हमें अलग कोडिंग करनी पड़ेगी, एक अलग लेयर लगाना पड़ेगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन लेयर। अब ये इंटीग्रेशन लेयर पे अगर आप जूम इन करो, मतलब इसको देखना चाहो कि इंटीग्रेशन लेयर में हम क्या करेंगे, तो पहले आपको इस प्रोवाइडर के ऐप को कुछ ऐसा बना, देखो इसका प्रेजेंटेशन लेयर दूसरा होगा। ठीक है, मतलब मान लो इसका ऐप है, प्रेजेंट करने का तरीका है अपना कुछ भी होगा, इसका प्रेजेंटेशन लेयर कुछ भी है। ठीक है, इसका सर्विस लेयर कुछ और है, इसका डाव कुछ और है। पर अगर ये इसके सर्विसेज यूज करना चाहे तो इसके इंटीग्रेशन लेयर में देखिए कैसे होगा, फ्रंट कंट्रोलर है। यही फ्रंट कंट्रोलर क्या है, अरे दिस इज कॉल्ड डिस्पैचर सर्वलेट इन स्प्रिंग बूट ना बॉस। यस और नो बॉस, याद है कि नहीं, पढ़ाया ना आपको। तो ये फ्रंट कंट्रोलर ऑटोमेटिकली, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर। अब ये पाथ जो आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट में रहेगा, मतलब यूआरएल पाथ और मेथड जो आप यूज करोगे, उसके हिसाब से रेस्ट कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करेगा। रेस्ट कंट्रोलर एग्जीक्यूट करेगा, ध्यान रखें स्प्रिंग एमवीसी में कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है जो कि मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, याद है ना। पर यहां पर रेस्ट कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा जो आपका एक एंटिटी
रिप्रेजेंट करेगा, एक एंटिटी रिटर्न करेगा, नॉट द मॉडल एंड व्यू। तो एंटिटी आपका फाइनल आउटपुट हुआ, पर ये फाइनल आउटपुट डायरेक्टली कंज्यूमर समझ नहीं सकता। तो हम इसको क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स एंटिटी के ऑब्जेक्ट में रैप कर देते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी के ऑब्जेक्ट में इसको बांध देते हैं, और इसी रिस्पॉन्स एंटिटी को फ्रंट कंट्रोलर के जरिए इस कंज्यूमर ऐप तक पहुंचा देते हैं एज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में जो डाटा होता है वो XML या JSON होता है। अब डेटा कैसे भेजेंगे रिस्पॉन्स में? बॉडी में। तो बॉडी में रिस्पॉन्स के हमेशा डेटा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ये होता है फ्रंट कंट्रोलर, एक प्री डिफाइंड सर्वलेट होता है जो कि आपके रिक्वेस्ट को लेता है और उस रिक्वेस्ट के दिए गए पाथ और मेथड पर रेस्ट कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करता है। वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस एंड फाइनल आउटपुट रिजल्ट इज जनरेटेड, देन this entity will be wrapped in the object of response entity, and this response entity object data will be returned as response with HTTP response that includes a status code data। जो भी इस response में आपका होता है स्टेटस कोड डेटा या जो भी चीजें होती हैं वो रिटर्न कराया जाता है और आपको एज ए रिस्पॉन्स मिलता है ना? यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर है। सो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। वेब सर्विसेज के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बारी है हमें स्प्रिंग रेस्ट को शुरू करने की। अब स्प्रिंग रेस्ट हम कैसे शुरू करेंगे और क्या जरूरी है ये जानते हैं और ये सीखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक सेकंड बॉस, मैं इसको ठीक कर लूं जरा। ओके, नाउ सी हियर, स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग बूट रेस्ट, स्प्रिंग बूट रेस्ट। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू लर्न एंड डू सम स्टफ्स। देखिए आराम से ध्यान समझेंगे सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान आसान चीज है। जैसे हमने क्या कहा कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक मान लेते हैं कि हियर यू हैव वन क्लाइंट। ठीक है, ये दिस इज योर क्लाइंट। ओके, लेट्स से दिस इज योर व्हाट बॉस क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट भी जब कॉल करता है तो क्या होता है? दिस इज क्लाइंट। ये क्लाइंट जो है वो क्या है? आपका रेस्ट टेम्पलेट है। रेस्ट, रेस्ट टेम्पलेट क्या होता है? ये रेस्ट टेम्पलेट भैया एक क्लास होता है। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने लिखा है, तो ये रेस्ट टेम्पलेट है। ठीक है, सी मीन्स क्लास। अब आपके पास एक एप्लीकेशन है। ओके, दिस इज योर एप्लीकेशन राइटिंग हियर। ओके, ये आपका अगर प्रोवाइडर ऐप है तो क्या होगा? इस ऐप में एक फ्रंट कंट्रोलर, राइट बॉस, आपके पास, क्योंकि फ्रंट CPFC ना बॉस। स्प्रिंग रेस्ट में व्हाट? CPFC स्प्रिंग रेस्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच वन? CPFC डिजाइन पैटर्न, यस और नो? राइट, दिस इज योर फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर, अब आपको पता है फ्रंट कंट्रोलर का क्या काम है? इट टेक्स द रिक्वेस्ट। अरे इंटरसेप्ट करता था ना रिक्वेस्ट, याद है? FC, लेट मी राइट FC शॉर्ट नेम। और इसके बेस पर हैंडलर मैपिंग, और उसके बेस पर कंट्रोलर को एग्जीक्यूट कराता था, हैंडलर मेथड एग्जीक्यूट कराता था, और फिर व्यू रिसॉल्वर का ऑब्जेक्ट बना करके व्यू बाइंड वाइंड करा करके वापस से इसको मिलता था कि नहीं मिलता था? याद है? यही फ्रंट कंट्रोलर जो एक्चुअल में क्या है? डिस्पैचर सर्वलेट, इसी का ना ऑब्जेक्ट है। अब तो ध्यान में आ रहा होगा DS इन स्प्रिंग बोट, राइट? अब यहां से रिक्वेस्ट आया, चलो जी भैया यहां से रिक्वेस्ट आया। ओके, दिस इज द रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज योर HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट। नाइस। नाउ ये फ्रंट कंट्रोलर रिक्वेस्ट को ट्रैप किया और आगे आया
इसने देखा कि भाई साहब जो हमारा पाथ या मेथड है वो क्या है, राइट। तो बेस्ड अपॉन द पाथ प्लस मेथड यूज्ड इन दिस HTTP रिक्वेस्ट, उसके बेस पर उसके बेस पर क्या बना, रेस्ट कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ, यस और नो। बना नहीं, उसके बेस पर एक रेस्ट कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ। अरे रेस्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर के मेथड से एग्जीक्यूट हुए, राइट, एमवीसी में। पर यहां पर क्या एग्जीक्यूट हुआ, रेस्ट कंट्रोलर। ध्यान रखेंगे, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में डिफरेंस है। रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में डिफरेंस यह है कि कंट्रोलर मॉडल व्यू ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोलर व्यू भी देता है, व्यू बाइंड भी करता है, यस और नो। लेकिन रेस्ट कंट्रोलर कोई भी यूआई इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। रेस्ट कंट्रोलर से आप कुछ भी यूआई वगैरह सेट नहीं कर सकते। रेस्ट कंट्रोलर आपको डेटा देगा, उसको आप जैसे मन वैसे किसी यूआई फ्रेमवर्क के हिसाब से अपना फ्रंट एंड बनाइए, उसमें एग्जीक्यूट करिए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो ये रेस्ट कंट्रोलर जब एग्जीक्यूट होगा तो ये आपको डेटा देगा कैसा, रेस्ट कंट्रोलर जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको डेटा देगा रिस्पॉन्स एंटिटी के फॉर्म में। याद है ना, अभी अभी मैंने बताया आपको। इट विल गिव यू, इट विल रिटर्न द डेटा इन विच थिंग वाज रिस्पॉन्स एंटिटी। अब ये रिस्पॉन्स एंटिटी में आपको डेटा दिया इसने, यस और नो। दिस इज रिस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न किया। अब जब ये रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसमें दो चीजें रहेंगी। हमने कहा क्या क्या, रिस्पॉन्स में क्या क्या रहता है, एक रहेगा बॉडी, चलो हेडर तो रहेगा ही, उसके एचटीटीपी रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स एंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। रिस्पॉन्स एंटिटी में एक रहेगा बॉडी, एक रहेगा स्टेटस। बॉडी में रहेगा डेटा, स्टेटस में रहेगा स्टेटस कोड। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। हम्म, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए आप, अगर आपने कभी एक दो मिनट बार कोड करा होगा अगर, तो वो क्लियर हो जाएगा बॉस अभी। ओके चलो देन आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई एम सेइंग हियर कि रेस्ट कंट्रोलर, चलिए पाथ प्लस मेथड, उसके हिसाब से रेस्ट कंट्रोलर जो भी उसका था वो एग्जीक्यूट हुआ। जो रेस्ट कंट्रोलर का मेथड था वो, ये रेस्ट कंट्रोलर हम बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कंट्रोलर आप बनाते थे, यस बॉस। रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे, यस बॉस। उसके हिसाब से उसका मेथड एग्जीक्यूट हुआ। उस मेथड का काम क्या है, रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या होगा, और उसके ऑब्जेक्ट में बॉडी और स्टेटस, बॉडी में डेटा, स्टेटस में स्टेटस कोड। तो ये दो चीजें आपको मिलेगी। इसलिए जब भी आप कोई एंड पॉइंट हिट करते हैं स्प्रिंग बूट में, तो आपको अरे मिलता है ना पोस्टमैन में, रिस्पॉन्स बॉडी और वो स्टेटस कोड 201 200 40 501 503 ऐसे करके 404 नॉट फाउंड, राइट। इस प्रकार से ये जो डाटा मिलता है, और रिस्पॉन्स एंटिटी का ही एक आपका ऑब्जेक्ट है जो आपको जेसॉन के फॉर्मेट में मिल रहा है। और आपको पता ही है, रेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर इंप्लीमेंटेशन है सीपीएफसी का, वो आपको अलाउ करता है एक्सएमएल और जेसॉन या कोई भी बाइनरी डेटा वगैरह सब कुछ के साथ काम करने में। यस और नो बोलो, प्लीज 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 टेल मी, यस और नो, डू यू नो दिस और नॉट। हमने भाई सुबह ही पढ़ाया था वो, कल वाले लेक्चर जो मैंने अपलोड करा उसमें बताया ना वेब सर्विस में, कि रेस्ट में एक्सएमएल भी अलाउड है, जेसॉन भी अलाउड है, अपने हिसाब से जो डाटा चाहिए वो अलाउड है, यस और नो, राइट। तो जब आपके पास ये अलाउड है, तो जनरली हम यूज किसका करते हैं, तो जनरली हम यूज किसका करते हैं, जेसॉन का, क्योंकि ज्यादा आसान है, लाइट वेट है, फास्टर है। आजकल ट्रेंड चल गया, एक्सएमएल में बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो है ना, वही बात है कि तू कोड ना ही हवा, माथा के दर्द हवा, वही वाली बात, समझ गया। तो उसमें भाई हमें क्या करना है, सिंपल आपको जेसॉन मान के चलना है। चलो हम जेसॉन में अपना डेटा रखेंगे, जेसॉन एक्सएमएल सब जो है ग्लोबल डेटा फॉर्मेट का एग्जांपल है, आप उसमें रख सकते हैं। तो ये ग्लोबल डेटा फॉर्मेट आपको अलाउ करता है रेस्ट रखने के लिए। चलिए, अब यह रिस्पॉन्स एंटिटी इस डिस्पैचर सर्वलेट तक पहुंचा, और इस डिस्पैचर सर्वलेट तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, यहाँ से आपका ये ईयर, and then this front controller है ना, from here this will get the response, right boss, this will get the http response,
वेरी सिंपल और नॉट, राइट? HTTP रिस्पॉन्स। अब बात ये है कि ये HTTP रिस्पॉन्स जो मिलेगा, क्या इसका डेटा टाइप, मतलब जो डेटा है वो फिक्स है? हमने कहा नहीं फिक्स है। तो XML, JSON, जो भी आपको डाटा चाहिए होगा, ETC। क्या रिक्वेस्ट वाला डेटा फिक्स है? हमने कहा नहीं भैया, XML, JSON, जो भी आपको डेटा भेजना है भेजिए, नहीं भेजना है मत भेजिए, उससे में मतलब नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है तो भेजिए, नहीं भेजना है तो मत भेजिए। ठीक है, तो ये अलाउ करता है। एक चीज़ और सुनिए, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन वाला या 2.x वर्जन वाला ऑलरेडी जेसॉन को सपोर्ट करता है। यस। क्या ये एक्सएमएल को सपोर्ट नहीं करता? करता है। पर अगर आपको एक्सएमएल के साथ काम करना है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को एक्सएमएल के साथ मैनेज करना है, एक्सएमएल के साथ काम करना है, उसके लिए एक डिपेंडेंसी लगानी पड़ती है। ध्यान रखेंगे, एक डिपेंडेंसी होता है जैक्सन डेटा फॉर्मेट XML, उसको लगाना पड़ता है। अगर आपको XML के साथ काम करना है तो सपोर्ट करता है, पर उसके लिए एक डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। पर बाय डिफॉल्ट JSON को सपोर्ट करेगा स्प्रिंग बोट। बात समझ गया? वॉइस इज ब्रेकिंग लिटिल बिट। कंटेंट टाइप वी कैन सेलेक्ट, हाँ वो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। हे, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? लेट मी चेक दिस इंटरनेट स्पीड, आई थिंक इट्स गुड फ्रॉम माई साइड। अमित, आपके क्या ये सच में? नो यार, माई इंटरनेट स्पीड इज गुड, आई कैन प्राउडली से। चलो ये तो ठीक है अभी। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, देखिए, सो यहाँ हम अगर इसके बारे में कुछ लिखना चाहें, लेट मी राइट समथिंग अबाउट दिस। स्प्रिंग बोट रेस्ट ऑल्सो फॉलोज फ्रंट कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, ठीक है, प्री डिफाइंड, ठीक है, फ्रंट कंट्रोलर है ना, फ्रंट कंट्रोलर, FC, फ्रंट कंट्रोलर। क्या आपको बनाना पड़ता है? नहीं। अरे डिस्पैचर सर्वलेट हम बनाते हैं नहीं ना। तो फ्रंट कंट्रोलर सर्वलेट इज, हाँ, प्री डिफाइंड लिख देता हूं मैं, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड सर्वलेट कंपोनेंट, सर्वलेट कंपोनेंट, सर्वलेट कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट डिस्पैचर सर्वलेट, राइट? डिस्पैचर सर्वलेट, ये सर्वलेट ही होता है बॉस। डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पे लिख दिया है ना, हाँ चलो ठीक है, लिखा हुआ है, नो इश्यूज। ओके, सो वन थिंग, लेट मी सेव दिस फर्स्ट। आज 8 तारीख है ना, 8 जन, स्प्रिंग बूट रेस्ट 2। ओके, व्हेन क्लाइंट, व्हेन क्लाइंट मेक्स रिक्वेस्ट, जब कोई रिक्वेस्ट हिट करता है, देन फ्रंट कंट्रोलर intercepts it and reads it and execute the rest controller based on the, based on the path and method, right? पाथ एंड मेथड, जो पाथ और मेथड रिक्वेस्ट में है उस बेस पर उसका रेलेवेंट टेस्ट कंट्रोलर मेथड एग्जीक्यूट होता है। What is the important work of REST controller here? So REST controller, REST, REST controller returns what? रिस्पॉन्स एंटिटी। ध्यान रखेंगे, यही सबसे समझने वाला बात है बॉस इसमें पूरा का पूरा। रिटर्न्स रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। ये एक एंटिटी है। एंटिटी क्या है? यहाँ पे क्या है? फाइनल आउटपुट, आउटपुट जो आपको क्या मिला? रिस्पॉन्स एंटिटी गिवन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ रेस्ट कंट्रोलर। जैसे रेस्ट कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ, क्या रिटर्न में मिला? रिस्पॉन्स एंटिटी। एंटिटी मतलब यहाँ पे एंटिटी, जो मैं एक नॉर्मल टर्म जो है उसको यूज कर रहा हूँ, फाइनल आउटपुट मतलब आफ्टर प्रोसेस होकर आपको मिला एंटिटी, ठीक है। तो ये एंटिटी जो रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप कर लिया गया है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, पहले ये दिमाग में डालिए।
इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है, ये रिस्पॉन्स एंटिटी में जो एंटिटी डाटा है, जो फाइनल आउटपुट है, इट मतलब जी फाइनल आउटपुट है, दिस इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, स्ट्रिंग हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है, या किसी भी कलेक्शन टाइप का हो सकता है, लिस्ट सेट हैश मैप, जो भी मैप वगैरह जो भी है। ठीक है, समझ गए। दिस एंटिटी मतलब यही जो फाइनल, अरे फाइनल आउटपुट को हम एंटिटी बोल रहे हैं। मान लो कुछ डेटा जनरेट हुआ है ना, अब वो डेटा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा है, उसमें लिखा हुआ है लेट से किसी का मार्क्स आ रहा है, वो स्ट्रिंग में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ग्रेड आ रहा है, ग्रेड ए, या फाइनल रिजल्ट पास, सिर्फ पास ऐसे डेटा आ रहा है, तो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में डाटा है। ठीक है, अच्छा किसी का स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन ही आ रहा है, तो ये स्टूडेंट एंटिटी नाम का जो जावा क्लास था उसका ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा लिस्ट ऑफ अगर स्टूडेंट आ रहा है, समझ रहे हो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी आ रहा है तो कलेक्शन आ रहा है, राइट। तो ये जो फाइनल एंटिटी का ऑब्जेक्ट है, जो फाइनल आउटपुट है, ये किसके बॉडी में जाता है, राइट। अरे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बॉडी, यस और नो बॉस। सो दिस फाइनल आउटपुट, दिस एंटिटी इज प्लेस्ड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, यस और नो, इन बॉडी सेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। हियर जो रिस्पॉन्स आपको फाइनल किस में मिल रहा है, रिस्पॉन्स एंटिटी के फॉर्म में, उसके बॉडी सेक्शन में जो रियल डाटा है, जो रियल एंटिटी है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट टाइप हो, चाहे वो कलेक्शन टाइप हो, उसको बॉडी के सेक्शन में भेज दिया जाता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए, आगे काम देगा समझने में। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट। हम्म, देखिए, दिस रिस्पॉन्स एंटिटी, ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑल्सो हैज अ स्टेटस कोड। अब वो स्टेटस कोड है, अब स्टेटस कोड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 200 NDTC, कुछ भी हो सकता है। दिस स्टेटस कोड रिप्रेजेंट्स, दिस स्टेटस कोड रिप्रेजेंट्स what actually happened, what actually happened to our request, है ना, दे, है ना, द रिसोर्स इज क्रिएटेड और नॉट। रिसोर्स क्रिएशन का मतलब, अगर आप कुछ नया डेटा सेव कर रहे हैं तो रिसोर्स क्रिएट हुआ, मॉडिफाई हुआ, रिसोर्स क्रिएटेड और मॉडिफाइड और डिलीटेड और अपडेटेड और नॉट, और इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द क्लाइंट और सर्वर एंड etc। ये सब इंफॉर्मेशन इसी स्टेटस कोड के जरिए आपको पता चलता है। अगर किसी का स्टेटस कोड मान लो 404 आ रहा है, अच्छा भैया 404 होता नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, तो मुझे एक बात बताइए, ये क्लाइंट साइड एरर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा क्लाइंट साइड ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे मेरे भाई सर्वर में कोई एंड पॉइंट है जिसका नाम है API/login/OTP, ऐसे, और आपका क्लाइंट हिट कर रहा है किसी रिक्वेस्ट को API/login, तो भैया उसको मिलेगा कभी, तो क्या देगा, 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड। तो गलती किसकी है, क्लाइंट की कि सर्वर की। क्लाइंट के पास तो एपीआई लॉगिन ओटीपी है पर इस नाम से नहीं है, जब अवेलेबल ही नहीं है तो किसकी गलती है, आपका गलती है, क्लाइंट का गलती है। तो जैसे ही आप करोगे लॉगिन ओटीपी, अब आपने जो भी रिस्पॉन्स कोड, स्टेटस कोड आपने भेजना था, आपने, क्या भैया रिस्पॉन्स एंटिटी में हम बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल। रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या बॉडी रखना है, क्या प्रोग्रामर की फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ जी है। क्या स्टेटस कोड रखना है, क्या आपको सेट करना है, हाँ जी आपको सेट करना है। तो अगर आपने 200 सेट करा है तो वो क्या आ जाएगा, 201 सेट कर रहा है तो क्रिएटेड आ जाएगा, 404 सेट करा तो नॉट फाउंड आ जाएगा। तो जो भी आपने सेट करा उसके बेस पर आपको यह स्टेटस कोड भी रिप्रेजेंट या रिटर्न हो जाएगा।
तो स्टेटस कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ गया कि आखिर आपके रिक्वेस्ट के साथ हुआ क्या है, क्या रिक्वेस्ट वाकई में क्रिएट हो गया, क्या वो एंड पॉइंट अच्छे से हिट हुआ। बस इसके लिए आपका स्टेटस कोड को मतलब रिटर्न कराया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन इसलिए है। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब आप रेस्ट कंट्रोलर के साथ काम करेंगे आपको कोई भी यूआई की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है। सो देर इज नो यूआई इन्वॉल्व्ड involved at the server side. Okay, server side. Okay, while working with rest controller, while working with rest controller कोई भी यूआई वगैरह इन्वॉल्व अभी नहीं है। ठीक है। जैसे एमवीसी में आप अपना यूआई जेएसपी वगैरह में जेएसपी और थाइमलिफ वगैरह में आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी यूआई वगैरह का काम है नहीं। ठीक है। सो यहाँ देखिए, अब हियर जो डेटा मिलेगा, हियर डेटा विल बी प्रोवाइडेड इन ग्लोबल डाटा फॉर्मेट। ग्लोबल डाटा फॉर्मेट क्या हो गया, एक्सएमएल या जेसॉन। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोबल डाटा फॉर्मेट। ध्यान रखेंगे। स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट्स जेसॉन ओनली, जेसॉन ओनली। if you want to work with if you want to work with XML, then you need to add one dependency in your project. The dependency is, कौन सा डिपेंडेंसी है, MVN रिपोजिटरी पे आइए। MVN रिपोजिटरी, क्या नाम है आपका, सॉरी इसका यार, जैक्सन डाटा फॉर्मेट करके होगा। जैक्सन डाटा फॉर्मेट एक्सएमएल ओ एक्सएमएल कहीं दिख रहा है, ये देखिए, फास्टर एक्सएमएल डाटा जैक्सन फॉर्मेट, ये रहा, दिस वन। ओके, यू नीड दिस डिपेंडेंसी टू बी एडेड। ठीक है, वाइल वर्किंग विथ, ओके, सो ये डिपेंडेंसी आपको ऐड करना है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और है, एक पॉइंट और छूट रहा है जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे मैंने रिस्पॉन्स एंटिटी के बारे में बताया था ना, लिखा था ना यार। हाँ, यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं, इसके नीचे इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एक्चुअली। इतने में आ जाएगा, बस एक लाइन है। अब आप खुद सोचिए कि ये HTTP रिस्पॉन्स जो यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स एंटिटी है, इसमें बॉडी स्टेटस कोड वगैरह पड़ा हुआ है, ये XML और JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी ये रेस्ट कंट्रोलर से निकल करके एंटिटी में बॉडी में डाटा आ रहा है, तो ये XML कन्वर्जन का सपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ डाटा आ रहा है, लेट से पास डेटा आया, तो ये पास एक जेसॉन में खुद ही कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ गए, खुद ही ये जेसॉन में ये पास कन्वर्ट हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग रहेगा तो सिर्फ स्ट्रिंग आ गया, इसको सिर्फ एज टेक्स्ट स्लैश प्लेन, प्लेन टेक्स्ट आपको रिस्पॉन्स में ऐसे मिल गया पास। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई कलेक्शन है, कोई अदर डाटा है, लेट्स से स्टूडेंट एंटिटी है। अच्छा, स्टूडेंट एंटिटी में जो जो आपका डेटा था, लेट्स से आईडी, नेम और ईमेल, ये डेटा था, तो ये बाय डिफॉल्ट जेसॉन फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से जेसॉन फॉर्मेट होता है, की और वैल्यू पेयर में आईडी का आईडी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा, ये उसके बाद कॉमा आ जाएगा, देन अगेन यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा एंड देन अगेन कुछ इस प्रकार से आपका नेम एंड देन अगेन इस प्रकार से नेम का वैल्यू आ गया एंड ईमेल का वैल्यू आ गया। ये आपका जेसॉन डेटा जो है यहाँ पे,
ये जेसॉन का कन्वर्जन, जो आपका स्टूडेंट एंटिटी का डेटा था वो जेसॉन में कन्वर्ट होकर जो आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू मिला वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वाली पॉइंट मुझे यहाँ पे मेंशन करना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ इन केस ऑफ नॉन स्ट्रिंग टाइप डेटा, नॉन स्ट्रिंग टाइप फाइनल आउटपुट, समझ गया, फाइनल आउटपुट अगर आपका नॉन स्ट्रिंग टाइप आ रहा है, लाइक एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप का है, एनी ऑब्जेक्ट टाइप और एनी कलेक्शन टाइप और एनी एनी कलेक्शन टाइप, देन JSON कन्वर्जन इज सपोर्टेड automatically, ओके, फॉर स्ट्रिंग for string type data, for string type data no conversion is needed, it will be returned directly as text slash plain data, ओके। ये टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट में रिटर्न हो जाएगा सिर्फ स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग को छोड़ करके दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कलेक्शन है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप का आ रहा है तो उसका कन्वर्जन आराम से हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, बोलिए सर। हम्म। ओके, सो हम एक स्प्रिंग बोट ऐप क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू अब पढ़ेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, मेवन, जावा 3.3.7, कॉम डॉट एग्जाम्पल, मैं कॉम डॉट स्प्रिंग रेस्ट या कॉम डॉट, चलो ठीक है, कॉम डॉट स्प्रिंग रेस्ट डॉट ऐप, ओके, जस्ट इतना ही रखने देते हैं। कॉम डॉट स्प्रिंग डॉट पैकेज नेम ऐप ले लेते हैं, आर्टिफैक्ट ऐप ले लेते हैं, नेम, नेम में कुछ भी दे दीजिए, स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग रेस्ट डेमो ऐप, ओके, स्प्रिंग रेस्ट फर्स्ट फर्स्ट ऐप जावा 21, ओके। डिपेंडेंसीज में सिर्फ एक डिपेंडेंसी स्प्रिंग वेब, अगर आपको लोम्बोक यूज करना है तो लोम्बोक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसके सिवा आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिनिशर बैच, फिनिशर प्रोजेक्ट्स, इसका नाम है स्प्रिंग रेस्ट वन, स्प्रिंग स्प्रिंग रेस्ट प्रोज, प्रोज स्प्रिंग रेस्ट ऐसे लिख देते हैं, प्रोज प्रोज, या ऐसे कैसे लिख दे भाई, 1 2 3 कर दे, वन, ओके, वन अंडरस्कोर स्प्रिंग रेस्ट प्रोज, स्प्रिंग रेस्ट प्रोज डेमो, ठीक है, या फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्प्रिंग रेस्ट प्रोज, सेव इट, ओपन डेस्कटॉप, फिनिशर प्रोजेक्ट्स फर्स्ट, नॉट हियर, स्प्रिंग रेस्ट प्रोज कहाँ गया, ये है, कहाँ चला गया भाई, फर्स्ट वन, वन ये रहा, वन रेस्ट प्रोज, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ओके, ऐप, ये पूरा कट करिए, मैं इसी में पेस्ट कर दे रहा हूँ, इस ऐप को फोल्डर को डिलीट कर दूंगा
थोड़ा मेरे को इस तरीके से अच्छा लगता है सजा के काम करना। इसको क्लोज करिए, आपका इक्लिप्स ऑन करिए, मेक श्योर कि आपके इक्लिप्स में एसटीएस प्लगइन वगैरह इंस्टॉल हो। अगर आपको बार बार सेव अनसेव नहीं करना है और बार बार रीस्टार्ट नहीं करना है आपको, तो डेवलपर टूल्स भी इंस्टॉल कर लीजिए, वो भी ठीक चीज़ है, मस्त सा। ठीक है। सो खुला क्या आया, ये खुल ही रहा है, इसको खुलने देते हैं। ओके। तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक सिंपल एप्लीकेशन हमने बनाया। ओके। क्या बनाया? स्प्रिंग रेस्ट डेमो एप्लीकेशन। इस स्प्रिंग रेस्ट डेमो एप्लीकेशन में हम चार चीज़ें बनाएंगे। गेट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट का काम क्या है? फेच रिसोर्स। रिसोर्स मतलब अरे कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, फेच रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। ठीक है। पोस्ट मतलब क्रिएट रिसोर्स, क्रिएट रिसोर्स एट द सर्वर, सर्वर पे कुछ बनाना, नया चीज कुछ भी। पुट मतलब मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड या रिसोर्स बॉस, रिसोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। रिसोर्स। डिलीट, डिलीट में क्या आ गया? रिमूव और डिलीट, रिमूव और डिलीट द रिसोर्स एट द फ्रॉम द सर्वर। चलो एट द सर्वर रिकॉर्ड, एट द सर्वर। डेटाबेस में इसी चीज को क्या बोलेंगे? डीबी में कौन सा ऑपरेशन? डिलीट ऑपरेशन। इस चीज को डेटाबेस में क्या बोलेंगे? अपडेट ऑपरेशन। राइट, अपडेट ऑपरेशन। इस चीज को डेटाबेस में क्या कहते हैं? डीबी। इसको क्या बोलेंगे बताइए? अरे इंसर्ट ऑपरेशन। कुछ नया चीज इंसर्ट ही करना है ना। राइट, कुछ नया डेटा, कुछ नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन क्या है? इंसर्ट। क्योंकि आप डाटा इंसर्ट करते हैं अल्टीमेटली। डीबी सेलेक्ट ऑपरेशन। करेक्ट ना बॉस? तो हम ये बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। व्हाट आई विल डू, देखिए, सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, उससे पहले हमने एक ऐप तो चलिए रेडी किया है। पर यहाँ समझ लीजिए कि आपका कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर क्या है, उसमें मेन डिफरेंस क्या, मैं एक लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ हियर वी विल क्रिएट रेस्ट कंट्रोलर। क्या बनाएंगे बॉस हम? रेस्ट कंट्रोलर, नॉट द कंट्रोलर। ठीक है, नॉट द कंट्रोलर। व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट आई एम सेइंग हियर कि एट द रेट कंट्रोलर का जो एनोटेशन है ना, रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है? व्यू एंड मॉडल नेम। यस और नो बॉस? डैट, डैट, डैट इंटीग्रेट्स विथ व्यू रिसोल्वर फर्दर, व्यू रिसोल्वर फर्दर। यस और नो? यही करता था ना? हियर, हियर, हियर एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर रिटर्न्स द रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्स एंटिटी, यही मजेदार चीज है बस, और कुछ नहीं। रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके। रिस्पॉन्स एंटिटी एंड डेटा, डेटा इन एंड
ओह, ब्लैक कलर क्यों नहीं यूज हो रहा है भाई? एंड डेटा इन ग्लोबल फॉर्मेट दैट इज XML स्लैश JSON, राइट? नो UI, नो व्यू एंड नो व्यू कॉन्सेप्ट, समझ गया? नो UI, नो UI इज इन्वॉल्व्ड। कुछ भी इसमें UI व्यू रिसॉल्वर ये सब इन्वॉल्व्ड नहीं होगा, ठीक है? बट बट इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंटीग्रेशन with any client, with any client side UI टेक्नोलॉजी। अरे मेरे भाई, UI टेक्नोलॉजी को क्या चाहिए? डेटा। अब वो डेटा कहाँ से आ रहा है उसको क्या मतलब है? बैकएंड रेस्ट में लिखा हुआ है कि बैकएंड सोप में लिखा हुआ है, उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि भाई XML में डाटा आ रहा है तो दे दो, JSON में डाटा आ रहा है तो दे दो, बस। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जेएस, ये सब क्या है? UI के फ्रेमवर्क है, UI की टेक्नोलॉजी है, UI की लाइब्रेरीज है। तो इसमें क्या है, ये कहता है कि भाई हमको अगर JSON में डेटा आ रहा है तो हम उसको रीड करके डेट उसमें दिखा देंगे अपने UI में, बस। तो आपको JSON में डेटा दे तो रहा है ये। अब JSON में दे रहा है तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन एट द रेट कंट्रोलर, व्यू रिसॉल्वर यूज करता है यहाँ पे, कोई भी व्यू रिसॉल्वर, कोई भी UI इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? ओके, चलिए, है ना? तो ये चीज हो गया। बाकी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसको लॉन्च करते हैं। ओके। एनीथिंग, एक सेकंड। डेवलपर टूल्स इन इक्लिप्स मींस, डेवलपर टूल्स इन इक्लिप्स, आई विल शो यू व्हाट आई एम सेइंग। सो एक्चुअली डेवलपर टूल से क्या होता है, आपको बार बार रीरन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो जैसे बार बार आपने कुछ सेव किया, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना एप्लीकेशन, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती डेवलपर टूल्स की वजह से। तो यार मेरे में तो इंस्टॉल नहीं होगा फिलहाल, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वैसे। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाइए, तो सर्च करना पड़ता है डेवलपर टूल्स, आपको प्लगइन डाउनलोड करनी पड़ती है। टाइम लग जाएगा अभी डाउनलोड करने में, फिलहाल मैं तो नहीं करूँगा, बट हाँ आप लोग कर लेना, मैं क्लास के बाद भले ही इसमें कर दूँ इंस्टॉल। चेक कर लेते हैं, वैसे वैसे नहीं होगा। मैं इंस्टॉल तो आई थिंक नहीं किया था डेवलपर टूल्स। अच्छा, इसको खोलने दीजिए, तब तक मैं इधर कुछ लिख रहा था। हाँ, तो ये समझ गए हम। आ, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा ओपन हुआ है। अच्छा, प्रोजेक्ट में ही हम ये कर रहे हैं। खोल जा भाई जल्दी से, इंटरनेट है फिर भी ड्रामे कर रहा है ये। तब तक मैं सर्च ही कर दूं क्या, देखिए। डेवलपर टूल्स इन Eclipse, सो बेसिकली डेवलपर टूल्स, डेवलपर वेब डेवलपर टूल्स नहीं भाई, सिर्फ डेवलपर टूल्स करके आता है। डेव टूल्स नाम से होगा, डेव टूल्स Eclipse। ये क्या इसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा ना? खुल जाता है ये, पता चलेगा यहाँ पे, रुको। डेव टूल्स अगर आप यहाँ पे लिखें, डेव स्पेस टूल्स, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लिबर्टी टूल्स है, डेवलपर टूल्स। आ गया ये डेव टूल्स करके प्लगइन आता है बॉस।
डेव टूल्स, इक्लिप्स प्लगइन, डेवलपर टूल्स। कौन सा है, किसी को पता है नाम एग्जैक्ट? वाई जी करके, मुझे देखना पड़ेगा यार इसका एग्जैक्ट नेम। यही तो है, ऐसे तो आता है डेवलपर टूल्स ही कुछ करके भाई। डेव टूल्स, एईएम डेवलपर टूल्स। मैं इस वेबसाइट को एक बार कॉपी करता हूँ। है एईएम डेवलपर टूल्स। डाउनलोड लिंक वगैरह इसमें तो दिया हुआ है। इसको इस प्रकार से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो मैनुअली लिंक से इंस्टॉल करना पड़ता है, जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करके होता है। यहाँ पे हेल्प में अगर आप जाओ, हेल्प में इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो। यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करना पड़ता है, ये वाला जो इंस्टॉलेशन लिंक है ना, ये कहाँ है? इन्होंने दिया होगा कहीं पे। ब्राउज, क्लिक कॉपी द इंस्टॉलेशन लिंक, इक्लिप्स मेन्यू, इंस्टॉलेशन लिंक खुल क्यों नहीं रहा? ओके, मैं ये बताऊंगा आपको, ये डेवलपर टूल्स बार बार वही रीसेट, अगर किसी का इंस्टॉल है ऑलरेडी तो आसान हो जाता। डिपेंडेंसी डेव टूल तो यूज करते हैं भाई, इसमें भी हो जाता है। डेव टूल्स तो है ही, वो नहीं। इसको बताओ, बंद करो। चलो मैं इसको देख के बताऊंगा आपको एग्जैक्ट। इसमें इंस्टॉल नहीं है मेरा पहले से, पर कोई बात। वो खाली आपके काम को आसान बनाएगा, बार बार सेव ना करना पड़े आपको। और क्या बोल रहा था मैं? ओ, ओ, ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ गया? इंपोर्ट करना है ना यार। चलो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, ब्राउज प्रोजेक्ट्स, वन स्प्रिंग प्रोजेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट, फिनिश। यहाँ डिपेंडेंसी डेव टूल यूज करते हैं। एक इसमें भी यार इक्लिप्स में आता है एक डेव टूल्स करके प्लगइन वगैरह भी। हम्म, हम्म, बस ये अपलोड, मतलब ये इंपोर्ट हो जाए फट से। प्रोजेक्ट आ गया, ये रहा। ईयर स्प्रिंग रेस्ट ऐप, स्प्रिंग रेस्ट, ठीक है। मेन रिसोर्सेज एप्लीकेशन स्लैश प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमारा ऐप। इस ऐप में हम कंट्रोलर बनाते हैं। हाउ? राइट क्लिक, पैकेज, राइट क्लिक, न्यू, पैकेज, ऐप डॉट कंट्रोलर। अब आपको याद है, इसका मतलब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। और ये इसको एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट अपने क्लास जहाँ पे है, जिस पैकेज में है, उस पैकेज को तो स्कैन करता ही है, साथ ही साथ उसके सब पैकेजेस को भी स्कैन कर लेता है। तो सब पैकेज बनाया कंट्रोलर नाम का डॉट ऐप के अंदर, राइट? तो इसको भी स्कैन कर लेगा, तो हमको अलग से कंपोनेंट स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्लास बनाएंगे। लेट्स से, हमने उसको दे दिया नाम माई रेस्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, या स्टूडेंट कंट्रोलर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ओके, लेट्स से स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर। दिस इज योर स्टूडेंट विच इज नथिंग बट रेस्ट कंट्रोलर। सो मैंने इसका नाम दे दिया रेस्ट कंट्रोलर। जब आप रेस्ट कंट्रोलर को यूज करें, जब बनाए, तो आपको क्या यूज करना है? एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं, आप रेस्ट चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
आपको एट द रेट कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर ही काफ़ी है। अगर आप रेस्ट कंट्रोलर में देखेंगे, कंट्रोल क्लिक करके, तो देखिए ये रेस्ट कंट्रोलर के ऊपर एट द रेट कंट्रोलर लगा हुआ है, उसका सपोर्ट मिलेगा। एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी का भी सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट द रेट कंट्रोलर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्प्रिंग एमवीसी में कि ये चीज़ें रिटर्न करता है, मतलब फ्रंट कंट्रोलर वगैरह ये सब चीज़ें उसमें लगी होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें एक्स वाई जी जो व्यू रिसॉल्वर होता है, पर यहाँ तो वो उस तरीके का है नहीं। इसको अपने हिसाब से स्प्रिंग वालों ने मॉडिफाई किया होगा और रेस्ट कंट्रोल को बनाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये रेस्ट कंट्रोलर हमने यूज कर लिया, चलिए रेस्ट कंट्रोलर लगाया। अब यहाँ से एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, एक मेथड ऐसा लिख देते हैं, पब्लिक। देखिएगा, आपको रिटर्न जो करना है वो क्या रिटर्न करना है? रेस्ट कंट्रोलर क्या रिटर्न करता है? मैंने इतना पढ़ाया, आप बताओ। रेस्ट कंट्रोलर किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है? या इट इज ऑल्सो गुड मनीष, पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्लिप्स अगर आपका इंस्टॉल, एंटिटी, विच एंटिटी, उसका नाम बताइए। एंटिटी तो ठीक है, आपने बताया फाइनल आउटपुट रिटर्न कर रहा है, बट मैंने एक ऑब्जेक्ट बोला था रिस्पॉन्स एंटिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो, मैं समझ रहा हूँ, अब आप पकड़ रहे हो आसानी से। तो इसका जितने भी हम मेथड्स बनाएंगे, एक मेथड मतलब एक काम करवाना है, राइट? एक बिहेवियर, एक मेथड, राइट? तो इस रेस्ट कंट्रोलर में जितना मेथड बनाएंगे उन सबका रिटर्न टाइप हमने कहा हम रिस्पॉन्स एंटिटी लिख देते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी, यस सर, रिस्पॉन्स एंटिटी यू सी इज अ component, response entity talks, see there is class। जो रिस्पॉन्स एंटिटी किसी भी टाइप का हो सकता है, यस ना? ये रिस्पॉन्स एंटिटी, फर्स्ट ओपन दिस हियर, खुल जा भाई जल्दी। ये रिस्पॉन्स एंटिटी जेनेरिक टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है ना, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मान लो मुझे सिर्फ स्ट्रिंग डाटा रिटर्न करवाना है, तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमने कहा गेट स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट को ले आओ, एक मेथड बनाया। अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, हम सब समझेंगे, सब लिखेंगे रियल टाइम। हम मेथड्स भी बनाएंगे, रियल टाइम चीजें भी बनाएंगे, कुछ नहीं करना है अभी। यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग लगा देता हूँ मैं, समझ रहे हो ना? रिक्वेस्ट मैपिंग पाथ के लिए, ठीक है, स्लैश मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। क्या तो बोल रहा था यहाँ, ये देखो खुला रिस्पॉन्स एंटिटी टी, बॉडी टाइप, किस टाइप का बॉडी रखना है, राइट? एक्सटेंड्स एचटीटीपी एंटिटी को, ठीक है, उसी का ये एक चाइल्ड क्लास है, रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, यूआरएल, अब ये इंटरनली कैसे कैसे काम करता है उसको आपको जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बस आप समझिए कि एक रिस्पॉन्स एंटिटी हमें जनरेट करना है, और रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, और यहाँ पे कैसा डायग्राम बनाया था कि रिस्पॉन्स एंटिटी के पास बॉडी होता है और स्टेटस होता है। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको दो चीज़ें बतानी हैं, एक बॉडी और एक स्टेटस। कई कई केसेस में आप मल्टी वैल्यू मैप हेडर्स बता सकते हैं अपने हिसाब से, है ना? कई केसेस में आप हेडर्स भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें रखनी है तो हेडर्स भी, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन हेडर्स के लिए भी दिया गया है। ठीक है, यस और नो बॉस? तो अगर आप देखें, डायरेक्ट स्टेटस कोड भी सिर्फ रिटर्न करवा सकते हैं। अगर कुछ डाटा नहीं भेजना है, सिर्फ स्टेटस कोड रिटर्न कर दीजिए, राइट? कुछ डाटा नहीं भेजना है, खाली स्टेटस कोड भेजना, स्टेटस कोड भेज दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप रिस्पॉन्स एंटिटी में हेडर्स के साथ कुछ हेडर्स और स्टेटस भेजना है तो हेडर्स और स्टेटस भेज दीजिए। अगर आपको बॉडी और स्टेटस कोड दोनों भेजना है तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, बॉडी और स्टेटस वाला। रिस्पॉन्स एंटिटी में अगर आपको आपको बॉडी भी चाहिए, अपना कस्टमाइज हेडर्स भी कुछ चाहिए, और स्टेटस कोड भी चाहिए,
तो स्टेटस कोड देखिए यहाँ से ना एक इनम होगा, उस इनम को आपको सेलेक्ट कर लेना है इसमें इसमें पर आपका मन है नहीं, आप खाली डायरेक्ट नंबर आप अपने से भेज दें, वो अपने से भी आप भेज सकते हैं, डायरेक्ट इंट नंबर ही भेज सकते हैं। एक्चुअली ये जब आप देखें सील्ड इंटरफेस कहीं पे एचटीटीपी स्टेटस, एचटीटीपी स्टेटस देखिए, एचटीटीपी स्टेटस क्या है, इनम है, इनम में कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इसमें बहुत सारा कांस्टेंट होगा है ना, एक्सेप्टेड। तो अगर आप एच टी टी पी स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड लिखेंगे तो 202 ही आएगा, ऑलरेडी रिपोर्टेड लिखेंगे तो 208 आएगा, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे 40, अगर आप 201 लिखेंगे तो क्रिएटेड लिखेंगे तो 201। तो मतलब जो स्टेटस कोड होता है वो एक्चुअली में इंट कोड होता है, इंटीजर। तो चाहे आप अपने हिसाब से इंटीजर पास कर दें या इनम का यूज कर लें, बात एक ही है। अगर आप इंट पास करते हैं तो ठीक है, अगर आप इनम वाला पास करते हैं वो भी इंट ही रिटर्न करेगा, लास्ट में इंट ही रिटर्न करेगा वो भी आगे चल के। लेकिन बस इतना सा है कि ये थोड़ा रीडेबल हो जाएगा, ये थोड़ा ठीक है, ये भी करेक्ट है, चलेगा। ये डायरेक्ट इंट है यहाँ पे, बस वही इतना अंतर है इन दोनों में, बाकी चीजें तो वही है, बॉडी भी, हेडर्स भी और स्टेटस कोड भी। सबसे ज्यादा जो यूज होगा, कौन सा यूज होना है, बॉडी और स्टेटस कोड वाला, राइट। ओके बॉस, सही है। हमने बनाया, हमने गेट स्टूडेंट लिखा, अब हमें एक रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा पहले। रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है, क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। यस बॉस, कंस्ट्रक्टर आपने देखा ही, हमने कहा हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, हमने कहा जी भैया बिल्कुल कर सकते हो। रिस्पॉन्स एंटिटी है ना, टी दे देते हैं हम एक स्ट्रिंग। टी मीन्स व्हाट, अरे 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 बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, ये टी जो आपका जेनेरिक टाइप टी दिया हुआ है, इसके लिए बॉडी टाइप है। कहने का ये मतलब इस बॉडी में जो आपका डेटा है वो कौन से टाइप का होना है। हमने कहा कि भैया हमें बॉडी में सिर्फ स्ट्रिंग टाइप चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग ले लिया। अगर मेरा कोई स्टूडेंट एंटिटी रहता तो मैं स्टूडेंट एंटिटी ले लेता। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या आपने कभी ऐसे कोडिंग देखा, अगर करा है तो अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हम यहाँ पे अपने टाइप का पास करते हैं। क्योंकि जो बॉडी में आपको पास करना है वही तो पास करोगे, यस और नो। इसका और मैं नहीं, इसका डॉक्यूमेंटेशन ही कह रहा है, देखो क्या ये चीज समझ में आई। आई नीड रिस्पॉन्स। ओके, सही है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे स्टूडेंट एंटिटी वगैरह, हम अभी उतना वैसा रियल टाइम एप्लीकेशन बना नहीं रहे, तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने कहा स्ट्रिंग ले लो। अब ये हमारा है रिस्पॉन्स, नाम से हमने वेरिएबल दे दिया, हमने कहा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। अब जो भी आपको यूज करना है वो कंस्ट्रक्टर यूज कर लो। मैंने कहा हम बॉडी भी पास करेंगे और हम बॉडी भी पास करेंगे और स्टेटस कोड भी पास करेंगे। मैंने कहा जब आपको ऐसे बॉडी और स्टेटस कोड दोनों पास करना है तो आप पास करिए। चलिए, अगर हमें गेट पास करना है तो ले लेते हैं हम यहाँ से, लेट से स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लेट से अंकित, कॉमा, अरे स्ट्रिंग था ना, तो बॉडी में हमने एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया, सिर्फ बॉडी उसका। अब यहाँ पे और क्या पास करना था, स्टेटस कोड। इसको नीचे लिखिए, इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे स्टेटस कोड पास करना था। स्टेटस कोड कैसे पास करेंगे, इनम अभी दिखाया ना मैंने आपको। अगर आप इस HTTP स्टेटस कोड के पास जाएं, ये इंटरफेस है, राइट, इसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है HTTP स्टेटस। तो इस HTTP स्टेटस कोड का ये इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो HTTP स्टेटस इनम है, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ। हमने कहा HTTP स्टेटस, अब इनम में कांस्टेंट पड़ा हुआ है, आपको क्या पास कराना है, जनरली ओके 200। ठीक है, अब ये 200 ओके मतलब कि हाँ जी, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हिट हो गया, सब कुछ रिस्पॉन्स अच्छे से आ गया। तो हमने कहा अब इनम के कांस्टेंट को डॉट लगा के एक्सेस कर लीजिए, तो ओके लिख दीजिए। बात समझ में आया, यस और नो। तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर इसका यूज कर लिए, राइट, कहाँ गया, अभी आया था ना इसका कंस्ट्रक्टर, स्टेटस कोड वाला, राइट ना बॉस। चलिए, तो HTTP स्टेटस डॉट ओके लिख दिया। अब क्या करना है, अरे इसी रिस्पॉन्स एंट्री को रिटर्न करना था, तो रिटर्न रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत वाली बात।
समझ गया? ये कैसा मेथड है? हमने कहा हम गेट मेथड यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? गेट मैपिंग। टू यूज गेट मेथड यू नीड टू राइट गेट मैपिंग। अब इसमें आप पाथ दीजिए अपने एंड पॉइंट का। तो मैंने कहा गेट, ठीक है, स्टूडेंट स्लैश गेट, तो एक स्टूडेंट आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? है ना बॉस? नेक्स्ट, अब मेरा मन है एक नया स्टूडेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, मैंने कहा चलिए जी, स्टूडेंट क्रिएट हो जाए तो एक मेथड बनाइए पब्लिक। इसका भी रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी। कैसा? हमने कहा हम इसका भी स्ट्रिंग रखना चाहते हैं बॉडी। सेव स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट सेव कराते हैं या क्रिएट कराते हैं, जो भी अपना नाम रख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग टाइप का, रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग टाइप का। अब ये डाटा है सेव से आ रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चलो फिलहाल हम डेटाबेस में तो कुछ काम कर रहे नहीं, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि न्यू स्टूडेंट सेव्ड, ठीक है, कॉमा, एक नया स्टूडेंट सेव हुआ, क्रिएट हुआ, तो आप अलग अलग एचटीटीपी स्टेटस कोड के जरिए उसको क्या कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो स्टेटस कोड में आइए और देखिए क्रिएटेड, क्रिएटेड का हुआ 201, ठीक है, 201, है ना, डॉट क्रिएटेड। तो हम क्या लिखेंगे? अगर बन गया, अगर वैसे ओके भी लिख सकते हो, दिक्कत कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ ओके लिख दो या 404 लिख दो, ये सब देखिए, आपका स्टेटस कोड ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका रिक्वेस्ट पॉइंट जो हिट हुआ था, जो रिस्पांस देना था वो अच्छे से काम किया कि नहीं, बस ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी को रीडेबल बनाने के लिए स्टेटस कोड का यूज होता है, और क्या। तो एच टी टी पी स्टेटस कोड डॉट, अगर मैं लिख दूं क्रिएटेड, तो ठीक है भैया, ऐसे पता चलेगा क्रिएट। अगर ओके भी लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। तो क्रिएटेड लिख दिया, रिटर्न रिस्पॉन्स। ये आपका, जब आप कोई चीज क्रिएट करना चाहें तो हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड, इसलिए हम क्या लिखेंगे? पोस्ट मैपिंग। समझ गया? क्या गेट से नहीं हो सकता है? भैया गेट से बिल्कुल हो सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना, जो आपको आज अगर आपने वीडियो देखा होगा वेब सर्विस वाले, तो उसमें बताया था ना कि भाई आप गेट पोस्ट यूज कर सकते हैं, इन्वर्स करके, चेंज करके, काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा। पर टू मेक इट मोर रीडेबल एंड रिलेवेंट वी विल पुट, ठीक है, पोस्ट मैपिंग। सेव, ठीक है, सेव। उसके बाद लेट से पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, हमें फिर से, हम अभी फिलहाल मैं स्ट्रिंग रखता हूँ सब में, आगे हम इसमें चेंजेस करेंगे। ओके, लेट से अपडेट स्टूडेंट। ओके, मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स न्यू। एक काम करिए, चलिए ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट अपडेटेड। देखिए, जब आप अपडेट करेंगे तो क्या आपको रिटर्न कर सकते हैं? तो मान लीजिए कुछ इसमें 205 करके है ना, देखिए रीसेट कंटेंट, मतलब कंटेंट में कुछ चेंजेज हुआ है, कुछ रीसेट हुआ है, तो आप रीसेट कंटेंट सेट कर सकते हैं। सो एच टी टी पी स्टेटस कोड, एच टी टी पी स्टेटस डॉट, एच टी टी पी स्टेटस स्टेटस डॉट रीसेट कंटेंट दे दीजिए, या ओके भी दे दीजिए। अभी एक चीज होगा, इसको हम ओके करेंगे, बताऊंगा आपको क्या होगा वो, रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, जब आप कुछ डेटा अपडेट करते हैं तो हम पुट मैपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, पुट मैपिंग मीन्स अपडेट द डेटा। ओके, और दिस पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट
रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग रिस्पॉन्स न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ये हो गया आपका स्टूडेंट डिलीटेड, जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना चाहें। अब ये डिलीट हो गया, क्या डिलीट सक्सेसफुल हो गया? तो मैं लिख देता हूँ http स्टेटस डॉट ओके, http स्टेटस डॉट ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स। ये क्या है? आप इसको डिलीट करने का काम कर रहे हैं, सो बेटर टू यूज डिलीट मैपिंग। गेट से भी काम हो जाएगा, बट हमें स्लैश चूंकि हम यूज कर रहे हैं तो हम लिख देंगे डिलीट। तो गेट सेव अपडेट डिलीट चारों हो गया। ओके, ये रेस्ट कंट्रोलर डन है। सेव करिए, इसको क्लोज ऑल करिए, इस ऐप को राइट क्लिक, रन ऑन स्प्रिंग बोट ऐप। इसको टेस्ट करने के लिए, अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ दिखाऊंगा। चलिए, ऐप आपका रन हो गया 8080 पोर्ट पे। ठीक है, अगर आप कोई ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है, और अपने ब्राउज़र में लिखते हैं लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 स्लैश, अब अपना रेस्ट कंट्रोलर का पाथ डालिए। जो सबसे पहले तो आएगा रिक्वेस्ट मैपिंग वाला, मतलब स्टूडेंट स्लैश, उसके बाद आएगा आपका ये सब जो भी आपको। तो अगर हम डालते हैं गेट, देखिएगा ध्यान से, अगर हम डालते हैं गेट, इंटर किया, स्टूडेंट अंकित, गेट का डाटा प्रिंट हो गया। ठीक है भैया, स्टूडेंट अंकित गेट का डाटा प्रिंट हुआ। इंस्पेक्ट नेटवर्क, देखिए ये गेट का डाटा है, मैं हिट करता हूँ, देखिए गेट रिस्पॉन्स कोड क्या दिख रहा है? देखिए मैंने राइट क्लिक करके क्लाइंट में, अपने ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में नेटवर्क में आया, और ये आपका एंड पॉइंट दिख रहा है, रिक्वेस्ट यूआरएल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से गेट दिख रहा है, मेथड, रिस्पॉन्स कोड दिख रहा है, 200 आया कि नहीं आया? चलिए, अगर मैं यहाँ से स्लैश सेव हिट करता हूँ तो अब वाइट लेबल एरर पेज आया, क्यों? टाइप मेथड नॉट अलाउड, स्टेटस 405 आया। राइट क्लिक, नेटवर्क, वापस से हिट करिए, सेव चला, क्या आ रहा है? मेथड 405 नॉट अलाउड। कौन सा मेथड हिट हो रहा है? देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कौन सा मेथड हिट हो रहा है? कौन सा मेथड हिट हो रहा है? गेट, गेट हिट हो रहा है सेव पे। ठीक है, ओके, एक चीज हमें पता चला कि ब्राउजर पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ दूसरा दे दूं, एक्स वाई जी कुछ भी दे दूं, तो 404 नॉट फाउंड आ रहा है। अब क्या आ रहा है? 404 नॉट फाउंड, यस और नो बॉस? अगर आप इस पे क्लिक करें, राइट, अगर आप इसको देखें, है ना, 404 नॉट फाउंड, कुछ गलत दे दिया तो, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है। पहले क्या आ रहा था? 405 मेथड नॉट अलाउड, क्लाइंट साइड एरर। 404 वाला से क्या होता है? क्लाइंट साइड एरर, मतलब हम गलती कर रहे हैं, मतलब सेव स्लैश सेव है तो राइट, लेकिन 404 से स्टार्ट हो रहा है तो क्लाइंट साइड एरर। गलती हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट मेथड गेट हिट करवा रहे हैं, जबकि हमारे कोड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सेव में पोस्ट मेथड पे लिखा हुआ है। तो जब पोस्ट मेथड पे लिखा हुआ है तो पोस्ट अब डायरेक्टली आपके ब्राउजर से इस प्रकार से हिट नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपका कोई यूआई टेक्नोलॉजी नहीं बना हुआ है तब तक। ठीक है, तो हम यूआई टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन खोला, उसमें साइन इन कर लीजिएगा, ऑलरेडी आपने कर ही लिया होगा। फिनिशर बैच में आते हैं, राइट क्लिक, ओके, राइट क्लिक, ठीक है, इसमें करते हैं ऐड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट, क्लोज ऑल टैब्स करिए पहले।
सारे टैब्स को क्लोज करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, रुक जाओ, मैं बाद में कर लूँगा, कोई नहीं। ये न्यू, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ से आपको गेट पुट जो भी मेथड है वो, यहाँ पे यूआरएल और यहाँ पे सेंड कर देना, ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं। इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, गेट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश गेट हिट कर रहे हैं, गेट हिट करेंगे, सेंड करेंगे। क्या आ रहा है डाटा में? जो डाटा हमने स्टूडेंट अंकित दिया था 200, ओके रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? टेक्स्ट, यू कैन सी देर इज टेक्स्ट, यस और नो। तो जो स्ट्रिंग डाटा है उसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वो टेक्स्ट में आ जा रहा है। अगर आप देखें तो हम किसी भी प्रकार के हेडर्स वगैरह सेलेक्ट करके अभी फिलहाल नहीं भेज रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो हेडर्स है वही जा रहा है, ठीक है। और इसके बॉडी में ये चीज़ आ रहा है, राइट। रिस्पॉन्स आपको कोड भी दिख रहा है ना। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से सेव करूँ हिट, तो आएगा 405 मेथड नॉट अलाउड जो आ रहा था। अगर मैं कुछ गलत डाल दूँ सेंड करूँ तो आएगा नॉट फाउंड। बिल्कुल सही, सब कुछ अब समझ में आ रहा है हमें। चलो भाई, मेथड नॉट अलाउड, तो मेथड हमारा था सेव वाला पोस्ट में, यहाँ से चेंज करिए पोस्ट। अगर मैं यहाँ से एक सेकंड अलग बना लेते हैं, डुप्लीकेट, इसका नाम चेंज कर देते हैं सेव स्टूडेंट। ये सिर्फ इसके नाम के लिए, यहाँ पे जो नाम रिफ्लेक्ट होता है वो एक्चुअली यूआरएल आपको यहाँ देना है, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश सेव। कौन सा मेथड? पोस्ट, पोस्ट सेंड। तो अब क्या आ रहा है? 201 क्रिएटेड। हमने यहाँ पे 201 ये क्रिएटेड लिया था, क्रिएटेड का आया 201, राइट। न्यू स्टूडेंट से प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट इट इज कमिंग, राइट। ओके। उसके बाद है आपका अपडेट डिलीट। अगर हम डायरेक्ट इसी में अपडेट डिलीट करेंगे तो, अगर इसमें हम डिलीट कर दें तो फिर से क्या लिखेगा? मेथड नॉट अलाउड, राइट, क्योंकि हम डिलीट मैपिंग नहीं पास कर रहे हैं ना, डिलीट डिलीट मेथड नहीं पास कर रहे हैं, मेथड नॉट अलाउड लिख दिया 405। इसको सेव का सेव रहने देते हैं, इसमें डुप्लीकेट बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश अपडेट। अपडेट में पुट मैपिंग सेंड, इट्स वर्किंग। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, 205 रीसेट कंटेंट, और इसमें डाटा आ ही नहीं रहा है जबकि ये टेक्स्ट है। मेरी बात ध्यान समझिए और सुनिए, 205 रीसेट कंटेंट में कोई भी डाटा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका यही रिस्पॉन्स कोड आएगा जब भी आप रीसेट कंटेंट पास करेंगे तो T0205 में। तो आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? अगर आपको चाहिए ही चाहिए कुछ डाटा रिस्पॉन्स में, तो 205 मत भेजिए, 205 मत भेजिए। यहाँ से क्या भेजिए? ये इसको इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ। 205 मत भेजिए, कॉपी पेस्ट, इसको कमेंट कर दीजिए, 200 भेज दीजिए, ओके भेज दीजिए। इसको वापस से ये स्टॉप करिए। यही मैं बोल रहा था, डेव टूल्स रहता तो आपको नहीं करना पड़ता, वापस से रीरन हो जाता खुद ही सेव करने के बाद। इसमें अब देखिए, ठीक है, चल गया। अब अपडेट हम करते हैं, वापस से मैं अपडेट भेज रहा हूँ, ठीक है, सेंड। अब 200 ओके वाला आ रहा है, स्टूडेंट अपडेटेड। अब डाटा आ गया कि नहीं आ गया बोलो? समझ में आ रहा है? यहाँ तक ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। अगेन वी हैव डुप्लीकेट डिलीट स्टूडेंट।
लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश डिलीट स्लैश स्टूडेंट ना, स्टूडेंट स्लैश डिलीट। उसमें था डिलीट मैपिंग, डिलीट, इसमें 200 ओके, स्टूडेंट डिलीटेड, इट इज कमिंग और नॉट? यस ना बॉस? सो हमारे सारा रेस्ट कंट्रोलर में लिखा हुआ मेथड अच्छे से काम कर रहा है, रिस्पॉन्स एंटिटी अच्छे से सर्व कर रहा है? यस और नो? बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। एक एपीआई हम लगा सकते हैं भाई। अरे एक इक्लिप्स में मैं डेवटूल्स करके, भाई कुछ तो था यार, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ वहां से भी चलता है, एपीआई तो है। इट इज डिपेंडेंसी, वही भाई मनीष, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, ओके। क्या बोल रहे हो? ये आगे बढ़े यहाँ तक, वो छोड़ो, डेवटूल्स तो हम लगा लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। ओके, यहाँ आगे बढ़े। चलिए ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था मैं, यहाँ तक हमारा डन हो गया, स्प्रिंग बूट रेस्ट। ओके, और ठीक है, स्प्रिंग रेस्ट डेमो एप्लीकेशन डन। ये कंट्रोलर वाला पार्ट मुझे पेस्ट करना है यार। ये रिस्पॉन्स वगैरह आप टेस्ट कर लेना, मैं इस कोड को कॉपी कॉपी देन बस। ओके, इसको टेस्ट कर लीजिएगा। टेस्ट द एंड पॉइंट्स इन पोस्टमैन टूल। ओके, ये कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे देखिए। तो ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एनोटेशंस समझना है आपको। ओके, जिसको बोलते हैं मीडिया टाइप एनोटेशन, स्प्रिंग बूट मीडिया टाइप एनोटेशन, मीडिया टाइप एनोटेशन, रेस्ट कंट्रोलर, स्प्रिंग बूट एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी। ओके, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, ये तो है ही भाई, कहा गया मीडिया टाइप एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, राइट या रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी। देखिए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत यूज होता है, एनोटेशंस उसके साथ ही आप काम करेंगे एक्चुअल में। मीडिया टाइप, मीडिया टाइप जो डाटा है आपका, मीडिया टाइप एक्सएमएल, जेसॉन स्लैश एक्सएमएल एनोटेशंस। ओके, मीडिया टाइप एनोटेशंस एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी। देखिए मुझे एक बात बताइए, है ना, जा आपके पास जो रिक्वेस्ट बॉडी होता है, याद है ना, रिक्वेस्ट बॉडी की एग्जांपल मैंने दिया तो था, है ना? रिक्वेस्ट बॉडी बोल रहे हो, एच टी टी पी रिक्वेस्ट, नॉट द बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी तो मैंने आपको बताया नहीं अभी। ये होता है आपका एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ठीक है? एच टी टी पी रिक्वेस्ट में दो पार्ट, हेड और हेड और बॉडी। हेड में एक इनिशियल लाइन, ठीक है, हमें इतना समझ में आ रहा है।
तो जब आपका इस साइड आपका हेड है, दिस इज हेड, दिस इज बॉडी, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर HTTP रिक्वेस्ट। ये हेड बॉडी है। हेड में क्या डाटा होता है? हेडर, हेडर पैरम्स, हेडर पैरामीटर्स, राइट। हेडर पैरामीटर्स में जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूँ, कंटेंट डैश टाइप। कंटेंट टाइप क्या हो गया? टेक्स्ट स्लैश, अगर XML है तो XML, अगर JSON है तो एप्लीकेशन स्लैश JSON, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कि क्या डाटा आप भेज रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा टेक्स्ट स्लैश प्लेन, ओके, ये हो सकता है। या यहाँ पे क्या हो सकता है? एप्लीकेशन स्लैश JSON हो सकता है। या यहाँ पे क्या हो सकता है? एप्लीकेशन स्लैश XML हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। हेडर पैरम्स होते हैं। जी सर, हेडर पैरम्स होते हैं। उसके बाद आपके इस बॉडी में कुछ डेटा होगा, राइट। या तो प्लेन टेक्स्ट होगा, अगर कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन है तो प्लेन टेक्स्ट होगा। अगर JSON है तो की और की और वैल्यू में डेटा होगा, ठीक है। की और वैल्यू, ठीक है, की 1 की 2 इस प्रकार से कुछ डेटा होगा। डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ठीक है। अगर XML है तो XML टैग्स के फॉर्म में, राइट, XML टैग, जो भी आपका डाटा है ये बॉडी में आप भेजोगे रिक्वेस्ट बॉडी से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना क्या वो बोल रहा हूँ मैं? आपके रिक्वेस्ट में दो पार्ट, हेडर और बॉडी पार्ट। हेड में आपका हेडर पैरामीटर्स, बॉडी में आपके अनुसार जो बॉडी आप पास करना चाहें। तो जो कंटेंट टाइप है, यहाँ लिख देता हूँ ये कॉन, अच्छा चलो इसको तो समझ रहे हो। कंटेंट टाइप क्या दिखाता है? कि डेटा टाइप अवेलेबल इन द बॉडी कैसा है वो, ठीक है। अब इसी रिक्वेस्ट के लिए जब कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यू गॉट इट, जब इस रिक्वेस्ट के लिए कोई रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ओके, यार, दिस इज दिस इज रिस्पॉन्स, दिस इज रिस्पॉन्स, ओके, 20, दिस इज रिस्पॉन्स। तो अगेन आपका हेडर में कुछ चीजें होगा सेम, ठीक है। हेडर में कुछ चीजें होगा, जैसे अभी आया था ना यहाँ पे, देखो, अगर इधर से हेडर में हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं, बॉडी में कुछ पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर रॉ रखना है यहाँ से बॉडी को, टेक्स्ट कुछ पास करना है तो कर सकते हो, प्लेन टेक्स्ट, जेसन पास करना है तो कर सकते हो, नन बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं जा रहा है। जब उधर से आ रहा है तो आपको एक टेक्स्ट मिल रहा है, राइट। तो रिस्पॉन्स में भी आपको कुछ इसी प्रकार से मिला, हेड और बॉडी, ठीक है। ऊपर से हेडर, रिस्पॉन्स में भी हेडर होता है, हाँ भैया होता है। बॉडी, हेडर्स में जाके देखो आप क्या आ रहा है, हेडर्स में कंटेंट टाइप में क्या आ रहा है, ये कुछ प्री डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट कुछ कंटेंट लेंथ आपका है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपका डिफॉल्ट चीज़ें, ये सब रहता है हेडर्स में। यहाँ से क्लिक करो बॉडी देखो, ठीक है, यहाँ से क्लिक करो हेडर्स देखो। हेडर में देखिए टेक्स्ट लेस प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको क्या मिला, बात समझ में आ रही है? आपको रिस्पॉन्स में भी ये चीज़ मिला। हमने कहा जी भैया हमें रिस्पॉन्स में भी इसी प्रकार से कुछ चीज़ें मिलेगा। अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट है तो प्लेन टेक्स्ट, अगर कुछ डाटा है तो की वैल्यू पेयर, ये सब में आया। बात यह है सर
कि जब आपके पास कुछ डाटा होगा, कम ऑन, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास कुछ डेटा होगा और आप अपने ऐप को वो डेटा भेजेंगे जब कोई रिक्वेस्ट के दौरान, ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आई कि प्रोवाइडर ऐप या जो भी आपका ऐप चल रहा होगा उसमें आपको कुछ इनपुट देना है। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये ऐप चल रहा है, दिस इज योर ऐप रनिंग, दिस एप्लीकेशन इज रनिंग, दिस इज योर एनी प्रोवाइडर ऐप। ओके, प्रोवाइडर ऐप, अब इसमें कोई सर्विस चालू है, कुछ रन हो रहा है। ठीक है, लेट्स से हियर दिस ऐप, यहाँ पे कुछ है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप जो ये मेथड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेथड है। ठीक है, मेथड के बाद यहाँ पे पैरम्स हैं। ठीक है जी। अब जब ये रिटर्न टाइप है, ओके, ये पैरामीटर्स लेगा। अगर आपको, समझ रहे हो, अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है, इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है, तो ये कुछ पैरामीटर्स लेगा। हमें बात समझ में आ रहा है? ये पैरामीटर्स आखिर डाटा लाएगा कहाँ से? ये पैरामीटर्स आखिर डेटा लाएगा कहाँ से? समझ गए? मैं बात कर रहा हूँ अभी, ध्यान रखेंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी की। तो आपका ये क्या है, ये पैरम्स क्या है? पैरम्स आर द डेटा दैट विल बी नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस मेथड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मेथड था जिसको, जिसकी डिटेल्स गेट करने के लिए प्रोडक्ट आईडी की जरूरत पड़ रही थी या स्टूडेंट आईडी की जरूरत पड़ रही थी, तो इंटीजर आईडी में ये पैरम्स है। तो ये आईडी का वैल्यू कहाँ से आया? क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट हिट करेंगे तभी उसी दौरान आपको इस आईडी की वैल्यू, इस आईडी की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट और नॉट? बोलो, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान है रिक्वेस्ट बॉडी वगैरह। अरे प्लीज डोंट गो, डोंट गो, जस्ट बी विथ मी, डोंट गो अहेड, यू विल लैग इट देन। पैच वैच बताऊंगा। पैच का मतलब होता है पार्शियली अपडेट करना, पुट मतलब होता है पूरा चीजें मॉडिफाई करना, काफी सारी चीजें हैं। जनरली बहुत रेयर केस में पैच वगैरह यूज होता है। प्लीज प्लीज बी विथ मी हियर, आई एम टीचिंग समथिंग एल्स। क्या बोल रहा है मैं? मैंने कुछ क्वेश्चन करा आपसे, यहाँ आईडी की वैल्यू कुछ होगी। बोलो बोलो बोलो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। अब पैरम्स आपको, ये पैरम का वैल्यू, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। अरे अगर सिर्फ इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, या कुछ एंटिटी ही हो, मान लो सेव करवा रहे हो, तो हम स्टूडेंट एंटिटी लेते हैं ना बॉस। स्टूडेंट एंटिटी मतलब स्टूडेंट एंटिटी का पूरा डेटा दीजिए, राइट? तो ये पैरामीटर्स यहाँ पर जो आएगा, है ना, ये इनपुट, ये इनपुट ऑब्जेक्ट, समझ गए? यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इनपुट चाहिए, समझ गए? ये इनपुट चाहिए जब आपका रिक्वेस्ट हिट होगा तब। तो ये रिक्वेस्ट जो आएगा, ये जो इनपुट डाटा आ रहा है, दिस इनपुट डेटा विल कम फ्रॉम रिक्वेस्ट में। डेटा कहाँ रखते हैं? कम ऑन, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में डेटा कहाँ रखते हैं? बॉडी में। तो अगर आपने इस बॉडी के डेटा को, इफ दिस डेटा, अगर आपने इस बॉडी के डेटा को, इस इनपुट डेटा, इस पैरम्स तक पहुंचा दिया, तो आपका काम तो हो गया। यही तो करना था, यस और नो बॉस? यही काम तो करना था, राइट ना? तो आपने ये इनपुट दिया, ठीक है। अब जब आप इनपुट दोगे, ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना,
ये HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रेस्ट में कौन से डेटा फॉर्मेट के साथ काम करेगा? ग्लोबल डेटा फॉर्मेट, मतलब XML या जेसॉन। तो आपने ये चाहे तो जेसॉन वाला वैल्यू दिया, या अगर कुछ प्लेन टेक्स्ट था तो टेक्स्ट दिया, अगर स्ट्रिंग था तो जो भी था, अगर XML टैग था तो XML की वैल्यू दी। ठीक है, XML के थ्रू वैल्यू दी और इस पैरम्स तक पहुंचा। राइट, ध्यान से समझेंगे अब। ये आपका XML का वैल्यू, समझिए, ये जेएसॉन का वैल्यू, यहाँ यहाँ हियर फोकस हियर, आई एम सेलेक्टिंग समथिंग, विच वन, ग्रीन वन, ओके। ये जेएसॉन की वैल्यू इस तक कैसे पहुंची? क्यों मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी होगा और ये तो भैया क्लास है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना? क्योंकि आप जो डेटा दे रहे हैं वो जेसॉन दे रहे हैं, और यहाँ जो डेटा एक्सेप्ट होगा एज अ क्या, एज इट्स जो भी इसका टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, मान लो ऑब्जेक्ट का टाइप स्टूडेंट एंटिटी है, तो ऑब्जेक्ट में आखिर जावा के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगी? हाउ? राइट। तो ये कन्वर्जन का काम आपके जेसॉन के डेटा को इस रिक्वेस्ट में जो ये पैरामीटर है यहाँ तक फुलफिल करने का काम, ये जेसॉन से डेटा उठाया और डेटा को यहाँ तक इंसर्ट किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डाला, इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके जावा के ऑब्जेक्ट में बना करके, ये काम एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी अनोटेशन का होता है। याद रखिए, किसका काम होता है? एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। तो यहां पर जो आपने यूज करा एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, बात समझ में आई? एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ये अनोटेशन, ठीक है, XML या JSON डेटा को उठाया, उसको कन्वर्ट किया और यहाँ पे अपने जावा में ला दिया। ठीक है, और ये एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी में लिखते कहाँ है? इसी पैरामीटर पे लिखते हैं, मतलब इसी पैरामीटर के बगल में लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। अगर मान लो स्टूडेंट एंटिटी चाहिए तो स्टूडेंट एंटिटी लिख दिया। अब आप डेटा कैसे दोगे? आप डेटा जेसॉन में ही दोगे, आपको डेटा, इसीलिए तो आसान है, आप जेसॉन में ही डेटा दो। समझ रहे हो? आपने आपने उसमें क्या दिया है? आप उसके हेडर में पास कर दो एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन कंटेंट टाइप। आपको डेटा क्या पास करना है? जेसॉन में ही। ठीक है, मतलब कि यहाँ अगर आप देखो तो ये बॉडी है, रिक्वेस्ट के बॉडी में लेट्स से सेव स्टूडेंट, या रिक्वेस्ट के बॉडी में आ गए। यहाँ से आपको रॉ डेटा जाना है, जेसॉन सेलेक्ट करोगे, जैसे जेसॉन सेलेक्ट करोगे, और एक सेकंड कहाँ गया भाई, बॉडी, या जेसॉन सेलेक्ट करोगे और बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन कैसा सेट हो जाएगा? एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन में, मतलब वो कंटेंट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जेसॉन में इस प्रकार से डेटा देना है कि सम वैल्यू। जेसॉन क्या होता है? अरे ऑब्जेक्ट ही तो है, तो इसी प्रकार से तो ऑब्जेक्ट बनता है जावास्क्रिप्ट में। राइट, की वैल्यू। क्या बात समझ में आई? राइट, इस प्रकार से आप डेटा दिए। अगर आपका XML में था तो आप XML का टैग देते। राइट, HTML में था तो HTML देते। चूंकि जेसॉन है तो हम जेसॉन देंगे। बात समझे? और फिर हिट करते। अभी हिट करने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं, एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमने उस तरीके से अपना कोड ही नहीं लिखा है। राइट, तो इसको बेटर है कि अभी कुछ भी मत भेजिए, नन। गॉट इट? सो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन का काम एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी आपका कर दे रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है जी, ये इतना समझ में आया हमें? बात समझ में आ रहा है? आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, मान लेते हैं ये कोड चल पड़ा, हमने करेक्ट डेटा दिया, ये कोड चल पड़ा,
ये कोड चलने के दौरान जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। कम ऑन, ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। तो अब इसने कुछ रिटर्न करा, वो आपका आउटपुट डेटा हुआ। यस और नो, वही तो एंटिटी हम बोल रहे थे तब से। ये क्या रिटर्न करा? आउटपुट, आउटपुट डेटा जो एंटिटी है। यस और नो, राइट। अब आपका ये डेटा लिया, ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट, रियल टाइम एंटिटी का ऑब्जेक्ट ये लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से डायरेक्ट आपको, जब यहां से आपने सेंड किया है एप्लीकेशन स्लैश जेएसऑन, आपको मिलेगा क्या उधर से भी? एप्लीकेशन स्लैश जेएसऑन, एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, जो भी आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट में हिट किया होगा, या उधर से जो भी डेटा आ रहा है। अब वो डेटा आपको यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होके दिखेगा? जेसॉन में। तभी तो किसी भी यूआई टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकता है। यस, ठीक है जी। अब जब आपने रिक्वेस्ट हिट किया और आपको मिला अगेन जेसॉन डेटा, ये आउटपुट डेटा, ये आउटपुट डेटा, ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स में आपको मिला एज जेसॉन डेटा। यस ना, ये आपको मिला एज जेसॉन डेटा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे कुछ आउटपुट डेटा रियल टाइम ऑब्जेक्ट था, वो एक्सएमएल या जेसॉन के फॉर्मेट में, एक्सएमएल या जो भी आपने यूज किया है, जनरली तो एक्सएमएल करते हैं, ठीक है। तो आपने जे एक्सएमएल या जेसॉन जो भी आपने यूज किया था, अब ग्लोबल डेटा फॉर्मेट में मिला। लेकिन आखिर ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट, ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट ध्यान से समझिएगा, आखिर ये रियल टाइम ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स एंटिटी में जो आपको डेटा मिल रहा था, वो यही आउटपुट डेटा था ना? राइट, मैं इसी की तो बात कर रहा था कि रिस्पॉन्स एंटिटी में इस आउटपुट डेटा एंटिटी को, इसको क्या कर दो, रैप कर दो। तो आपको जो रिस्पॉन्स एंटिटी का यहाँ पे मिल रहा था, और रिस्पॉन्स एंटिटी में कुछ आउटपुट डेटा था जो कि एक्सएमएल या जेसॉन के फॉर्मेट में था, आखिर ये रियल टाइम जावा ऑब्जेक्ट से एक्सएमएल या जेसॉन में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है? हमने कहा भैया एक एनोटेशन है जो जादू करता है, ये चीज काम करता है, जादू से नहीं हो रहा, ठीक है। कौन सा? रिस्पॉन्स बॉडी। हमने कहा भैया जब ऐसी बात है तो हमने रिस्पॉन्स बॉडी में कभी कुछ लिखा ही नहीं। खैर अभी वो वाला कोड हम करेंगे जिसमें हम आपको क्या बोलते हैं, कुछ यहाँ से जेसॉन में डेटा रिटर्न करके दिखाएं। अभी तो ये प्लेन टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। पर अभी मान लेते हैं कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। पर वो भी हम करेंगे, बट रुक जाओ, अभी फिलहाल नॉट राइट नाउ। अभी तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं वो, ठीक है। कहाँ थे हम? यहाँ। तो रिस्पॉन्स बॉडी ये काम करेगा। हमने कहा भैया जब ये रिस्पॉन्स बॉडी काम करेगा तो ये रिस्पॉन्स बॉडी को लिखना कहाँ है? हमने कहा भैया प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी को लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा क्यों भैया? आप आ जाइए कोड में, आप आ जाइए एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर में। क्या रेस्ट कंट्रोलर में एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी का फीचर ऑलरेडी लगा हुआ है? यस और नो? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? So as a programmer, you don't need to use this at the rate response body annotation explicitly. समझ गए? That's the thing. तो हमने ये यूज किया और हम आराम से अपना डेटा ले आए, ठीक है। फिर आपको रिस्पॉन्स वगैरह मिला, सारी चीज़ें मिली, राइट। तो यहाँ ये रिस्पॉन्स आपको मिला, यही रिस्पॉन्स एंटिटी में जो आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स मिला कुछ इस प्रकार से रहेगा। रही वाला एक्चुअल डेटा रैप्ड होकर मिला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ऐसा नोटेशन का यूज सेट it takes the global data format, global data format, which one? Either XML or JSON from the HTTP request body section. Yes, na boss. HTTP request body section, and then converts it into
ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, रियल टाइम जावा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, फाइनली फाइनली गिवन एज मेथड पैरामीटर, मेथड पैरामीटर, जिस मेथड पैरामीटर में होगा उसी पर मेथड जो भी पैरामीटर होगा टाइप उसी टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, गिवन एज मेथड पैरामीटर, राइट, दैट्स इट, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी डन, एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी। तो कुछ भी जादू से नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे ये एनोटेशन का हाथ है, ये रीजन है भैया, समझिएगा। जस्ट सी, इट टेक्स द मेथड रिटर्न टाइप, है ना, अभी बताया ना कि जो मेथड रिटर्न टाइप है, ठीक है, जो फाइनली आउटपुट है ना, इट टेक्स द मेथड रिटर्न टाइप ऑफ द फाइनल आउटपुट आफ्टर रेस्ट कंट्रोलर मेथड एग्जीक्यूशन, मेथड मेथड एग्जीक्यूशन, है ना, मेथड एग्जीक्यूशन, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट पिक करेगा, ओके, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू, कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लोबल डेटा फॉर्मेट, ग्लोबल डेटा फॉर्मेट either in XML or JSON, okay, this data is now given to the HTTP response, HTTP response body section, right, HTTP response body section, this will be the output, right, बात समझ में आया। अरे रिक्वेस्ट बॉडी क्या आप कह सकते हो, याद है एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट यूज होता था, मॉडल एट्रीब्यूट आपके फॉर्म के डेटा को उठाता था, पिक करता था और कंट्रोलर में उसको रीड करा देता था, राइट। तो रिक्वेस्ट बॉडी भी आपका डेटा उठा रहा है, पर कहाँ से, वो जो ग्लोबल डेटा है और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है रियल टाइम ऑब्जेक्ट में और उस मेथड को तक पहुंचा दे रहा है, बस यही तो काम है ना। यार वी डू नॉट नीड टू अप्लाई एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी इन द रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर कोड, it is always applied by default, okay, when we apply at the rate rest controller the at the rate response body also, body functionality comes with it, okay, ठीक है, हो गया। one more thing, at the rate request body must be applied manually wherever it is needed in the मेथड पैरम्स, ठीक है, ये डन है, ये डन हो गया। एक चीज और है, हमने यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप के बारे में लिखवाना था ना कुछ भाई, एक लाइन यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे कि जो आपका कंटेंट टाइप है, हियर हेडर नोट कंटेंट डैश टाइप इज a header parameter that indicates what data type
exists in the request or response body. Okay. In case of string data, it is स्ट्रिंग डेटा के फॉर्मेट में क्या होता है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, ठीक है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। अदरवाइज इन केस ऑफ फॉर जेसॉन, इन केस ऑफ जेसॉन, इन केस ऑफ जेसॉन में क्या होता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। और इन केस ऑफ एक्सएमएल इट इज एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले क्लास में। कोई डाउट? सब अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ तक कोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे कल। समझ में आया सब कुछ? अरे, इफ यू आर स्टार्ट लर्निंग ऑल द annotations वर्क ना, इट विल नॉट एंड। यही तो खासियत है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज वगैरह सीखने की। आपको काम करने आना चाहिए, राइट? अब एनोटेशन के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एनोटेशन की बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत लंबी कहानी, मतलब आप पूरा का पूरा एक नोट तैयार कर सकते हो, 200-300 पेज का, ऐसा पूरा वर्क करेगा वो। कोई भी एनोटेशन के बारे में अगर आप डीपली पढ़ने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, आई विल गिव यू सम डे ओवरव्यू, बट ओके, आई विल गिव यू लिटिल लिटिल ओवरव्यू बट नॉट दैट मच इन डीप, क्योंकि यार उतना तो लाइक मुझे भी नहीं पता। सच बता रहा हूँ, लाइक अगर आप बैठो तो ये मतलब एक एनोटेशन बनता है, फिर वो एनोटेशन अवेलेबल होता है, फिर उसका कैसे होता है, जैसे हमने आपको स्प्रिंग कोर वाले में आपको बताया था, बीन पोस्ट प्रोसेसर वाला चीज बताया था, एनोटेशन कन्फिग वगैरह हमने किया था, तो उसमें बताया था ना कि वो एनोटेशन की फैसिलिटी आपको निकल मिल जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक एनोटेशन के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इसका क्या काम है, क्या रोल है, ये ज़्यादा सीखना मैंडेटरी है। और कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एक एनोटेशन कैसे इंटरनली काम कर रहा है, बट स्टिल आई विल गिव सम ओवरव्यू। जो रिक्वेस्ट बॉडी है, जो मेन काम है मैंने वो बता दिया कि ऐसे 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 काम हो रहा है, बस इसी को थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा किसी और दिन ओवरव्यू देने का कि हाउ इट वर्क्स, बट नॉट इन दैट मच डीप, क्योंकि यार फिर तो 200-300 वाली कहानी बन जाएगी, राइट, पेज वाली, वही बात है। चलिए फाइन, देन आई थिंक या वी आर डन फॉर टुडे। आई थिंक यू guys should like do the revision and do the coding, and then we'll meet in the next class tomorrow. Thank you. Bye now. Thank you. Bye then. ठीक है, चलो मैं ऑफ होता हूँ, सेव कर लेते हैं, देन ठीक है, देन गुड नाइट।